तो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय अनुराग। आज करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इनसे अलग कुछ आएगा नहीं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस मैं कराऊं उन्हें तो एज इट इज प्रैक्टिस करो, रोक के वीडियो एक बार ट्राई कर लो, और फिर जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उन्हें खुद करके देखो। ठीक है, तो चालू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूं, फिर मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूं क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है क्या? देखो, सबसे पहले जब मैंने तुम लोगों को पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था तो वहां पर मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक और बाय क्वाड्रेटिक के बारे में समझाया था कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो तो हो जाएगा लीनियर। अब यहां पर भी जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसके पास एलएचएस और आरएचएस हो। इक्वल्स टू का मतलब इक्वल्स टू साइन, और उसके पास क्या हो, दो साइड्स हो, एक तो एलएचएस और एक आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी आती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है। अब आपको एक चीज दिख रही है कि मेरे पास यहां पर एलएचएस भी है और मेरे पास यहां पर आरएचएस भी है। तो देखो, डिग्री एक्स और वाई की क्या है? 1। वेरिएबल्स की मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1, यानी कि ये लीनियर है। इक्वल्स टू का साइन है यानी कि इक्वेशन, और इन टू वेरिएबल्स यानी कि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं कि नहीं, तो यही हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगी। अब हमारा यहां पर एक चीज याद रखना, ए और बी का बहुत यूज है आगे चैप्टर में, तो मेरे को एक चीज तुम्हें बार बार याद दिलानी पड़ेगी कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, y का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b। इसको बस इतना ध्यान रखना, और c हमारा कोई भी जो बचा हुआ टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म, वो पूरा c होता है। तो अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं बिना टाइम गवाए। इससे पहले तुम लोग ये चार्ट देख लो, एक मैंने जो ये लिखा हुआ है इसको तुम लोग देख लो। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि वो दो लाइंस जो एक दूसरे को कहीं काट रही हो। अच्छा, दो लाइंस एक ही पॉइंट पे काट सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी यहां पर बनाया, दो पॉइंट पे तो काट नहीं सकती। अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो एक ही पॉइंट पे काटेंगी, यानी कि यहां पर वो काट देंगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि मेरे को पता करना है कि ये किस पॉइंट पे काट रही हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे? वो निकालने का तरीका भी आगे देखेंगे, पहले इस समझते हैं कि ये है क्या। इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर दो कोई भी लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस निकालना आगे देखेंगे। ऐसी लाइंस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करती हैं। क्या? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। दूसरा, पैरेलल लाइंस, ऐसी लाइंस जिनमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना हो, यानी कि वो एक दूसरे को ना तो कहीं टच कर रही हो ना काट रही हो, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन, और इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अभी मैं तुम्हें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड ने ये पूछा है कि प्रूव दैट दीज लाइन फॉर्म्स कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चंस दिखाऊंगा आगे कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, तो अब यहां पर बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस की, या फिर एक के ऊपर जो एक लाइन आ जाती है, जैसे कि ये डिपेंडेंट की भी कंडीशन होती है, याद रखना। ये देखो, ये जो दो लाइंस हैं, लेट सपोज मैंने एक यहां बना दी एक ये बना दी, तो ये दो लाइंस हैं एक दूसरे के ऊपर आई हुई हैं, इनको ही हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों भैया बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं? इसलिए क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है इन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं कि नहीं जो कि कॉमन है इन पे। ऐसी लाइंस को भी हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ऐसी लाइंस भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करती हैं। ये चीज याद रखना, बस ये तीन चीज याद रखो। क्या? यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, नो सॉल्यूशंस कैसी? पैरेलल लाइंस, और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब ये a1/a2 b1/b2 ये चीज क्या है? अभी देखो, मैंने तुम्हें जनरल इक्वेशन बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
विद साइन लेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी विद साइन लिए जाएंगे। अब मेरे को एक चीज याद रखनी है, ये A1 और A2 क्या है, ये दो इक्वेशंस तुम्हें गिवन होंगी, जैसे मैंने तुम्हें दो इक्वेशंस गिवन कर दी, A1 B1 और C1। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन करूंगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये दो इक्वेशंस दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है ना। तो यहां से क्या हुआ, A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो आ जाता है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है, तो ये क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस। तीसरी कंडीशन में क्या आता है, अगर ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर्म करेंगी, और ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो आ रही हैं, समझ गए, और कंसिस्टेंट पेयर भी फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो ये अब तुम लोगों ने देख लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये पुट होगा। आगे बात समझ में, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये बोर्ड ने सीधा सीधा पूछा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, तो मेरे को ये बताओ कि वो लाइंस कैसी हैं। तो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था कि कंसिस्टेंट के लिए कौन सी थी, एक तो यूनिक थी, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली, कौन सी, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी कि कोइंसिडेंट वाली। तो ये दोनों हमें देखनी है कौन सी हैं। तो भाई देखो, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग मिल गया। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड, बताओ आ रही है बात समझ में कि नहीं। अब चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू दी इक्वेशन ऑफ लाइन, पहली इक्वेशन तुम्हें ये गिवन है, दूसरी इक्वेशन तुम्हें ये गिवन है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अब कंडीशन पता होगी तो डायरेक्टली पुट कर दोगे, है ना। कोइंसिडेंट की सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन वाली थी, है ना, और दूसरी कौन सी थी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हम चेक करते हैं कि अगर ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है, तो पहले मेरे को देखना है क्या, पहले मेरे को देखना है कि k की कौन सी वैल्यू है जिसपे ये कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो मेरे पास पहली इक्वेशन ये है, यानी कि A1 मेरे पास है 3, B1 मेरे पास है -1, और C मेरे पास कितना है, B मेरे पास है -1, और C मेरे पास है +8, C1 है +8। अब मेरे को देखना है कि A2 मेरे पास कितना है, A2 है मेरे पास 6, B2 है मेरे पास -k, और C2 है मेरे पास -16। तो मेरे को पता है, मैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से ट्राई करके दिखाऊं तुम्हें। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या बोलता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि A1 क्या है 3, A2 क्या है 6, बराबर -1 अपॉन -k, यही है। माइनस से माइनस कैंसल होगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी हुई बताओ, k की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये k इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इधर, तो k की वैल्यू कितनी आई 2, कर लेंगे। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली होते हैं, हमें k की वैल्यू पुट करनी थी, अगर मेरे को ये पता है कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट कौन सी लाइंस है। ठीक है, अभी ये यहाँ पर तो इसने अच्छा कोइंसिडेंट बोला है, तो कोइंसिडेंट तो यही है, वैसे भी कंडीशन कौन सी है, कोइंसिडेंट की ही कंडीशन होती है, कौन सी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर यहां पर ये मेरे से कंसिस्टेंट पूछता, देखो यहां तो कोइंसिडेंट पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये मेरे से पूछता कि कंसिस्टेंट की कंडीशन बताओ, तो हम लोग कौन सी दो कंडीशंस का यूज कर सकते थे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। ठीक है, पर मेरे को इतना पता है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है किस कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में। तब मैं इसका यूज नहीं कर पाता, क्योंकि फिर मैं k की वैल्यू कैसे निकालूंगा, वो तो k इज नॉट इक्वल टू आएगा ना। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो मैंने इसे तुम्हें दोनों तरीके से बता दिया। यहां तो कोइंसिडेंट है, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन तो तुम्हें पता ही है क्या है, ये रही। आ गई बात समझ में। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तुम लोग खुद ट्राई करो एक बार, सेम क्वेश्चन है, इसमें देखो वही चीज आ गई जो मैं तुम लोगों को बता रहा था, इनकंसिस्टेंट, ये आ गया ना इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही कंडीशन होगी। पर मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को K की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को क्या C1 अपॉन C2 से कोई मतलब होगा? इधर नहीं होगा ना अभी फिलहाल में। तो मेरे को क्या करना है, K की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सीधा पुट कर दूंगा A1 कितना है, इसका कोफिशिएंट यानी कि 1। अच्छा एक चीज याद रखो, अगर तुम्हें कभी भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन है तो पहले इसे जनरल फॉर्मेट में लेके आओगे। याद रखना है, जनरल फॉर्मेट में लेके आओगे, यानी कि x प्लस 2y, इस 3 को उठा के इधर लाओ तो ये हो जाएगा -3 बराबर 0। अब यहां से B1 और C1 निकालो। A1 कितना है, A1 है मेरे पास 1, B1 है मेरे पास 2 और C1 है मेरे पास -3। सेम काम इसमें करो, इसमें तो एक ही तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 5, B2 की वैल्यू है K और C2 की वैल्यू है 7। निकाल दो, रखो वैल्यू, आ गया आंसर। A1 क्या है 1 अपॉन A2 क्या है 5 बराबर B1 क्या है 2 और B2 क्या है K। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, K की वैल्यू कितनी आई, K उधर गया, 5 2 जा 10, यानी कि K की वैल्यू आती है 10। आ रही है बात समझ? बताओ। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको ट्राई करो खुद, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ट्राई करो। इसको तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं क्वेश्चंस, इन्हें ट्राई करो, ठीक है। इसको ट्राई करो फटाफट। फिर अभी देखो, जो मैंने लास्ट में तुम्हें एक पॉइंट बताया था, अगर तुम्हें वो याद हो, जो शुरुआत में हम लोग कर रहे थे, उसमें एक लास्ट में पॉइंट बताया था क्या, कि डिपेंडेंट की कंडीशन क्या होगी। अच्छा अगर कोई किसी पे डिपेंडेंट है तो वो उसके ऊपर ही तो है भाई, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा। तो अगर मेरे पास ये लाइन है और मैं बोलता हूं कि इस पे एक और लाइन इस पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो इसी के ऊपर रखी हुई है कहीं, है कि नहीं? तो ये कौन सा केस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है। तो तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस पे डिपेंड कर रही है, सेकंड इक्वेशन जो कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख लूं, यानी कि -5x प्लस 7y -2 बराबर 0। A1 की वैल्यू कितनी है -5, B1 की वैल्यू कितनी है 7 और C1 की वैल्यू कितनी है -2। अब मेरे को ऐसी इक्वेशन देखनी है जो, लेट सपोज मेरे को क्या करना है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए। तो मैंने पहले देखा, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। तुमने देखा कि भाई इस पे माइनस आ रहा है और इन पे B1 और B2 पे माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बोला, यहां पर है -5 अपॉन कुछ भी आएगा A2 आएगा, लेट सपोज, है ना। इधर क्या आएगा 7 अपॉन B2 आएगा इज इक्वल टू -2 अपॉन C2 आएगा, यही तो आएगा। तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों टर्म्स जो है नेगेटिव हो रहे हैं और ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ऐसी ही इक्वेशन उठाओ ना, ऐसी ही इक्वेशन उठाओ। तो अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, डी वाली इक्वेशन को, तो जब मैं -4 को इस तरफ लाऊंगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये देखो ये 10 पॉजिटिव है, तो अगर मैं यहां पर A2 10 रखूं, 10 रख के देखें तो ये क्या होगा -10 अपॉन 10 बराबर 7 अपॉन -14 इज इक्वल टू, ये -4 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, -2 अपॉन +4। अब जरा इसे काट के देखना, 1 2 1 2 1 2, क्या -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2 नहीं है कि नहीं? तो ये वाला हो जाएगा आंसर। तुम लोग ट्राई कर सकते हो और 3 में तुम्हें मिल जाएगा कि जो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 नहीं बैठेगा और किसी में, सिर्फ इसी में बैठेगा। ये देखो, ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन देखा कि कौन से साइन से मेरे को ईज पड़ेगा, तो मेरे को इसमें दिखा वो ऐसा होता हुआ, इसीलिए मैंने इसका यूज किया है। तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को और तरीकों से, बट एक चीज ध्यान में रखनी है बस, क्या कि डिपेंडेंट की कंडीशन होती है कोइंसिडेंट, यानी कि उसके ऊपर रखी हुई लाइन। क्लियर? बताओ भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 हैज नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहले तो हमें ये ग्राफ बनाना आना चाहिए इसका। देखो
अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, उससे नोट कर लो कॉपी में, मेन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मेरे को बोला है कि y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 कहां होता है? यहां पर भाई, 0,0 ओरिजिन पे ही तो होगा, तो y0 इधर ही तो होगा। और एक है y इज इक्वल टू -5, और -5 कहां होगा? यहां कहीं होगा। तो अगर मैं y इज इक्वल टू -5 की लाइन ड्रॉ करूंगा तो हमेशा याद रखो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, यानी कि ये मेरी लाइन होगी। तो y इज इक्वल टू 0 क्या होगी? y इज इक्वल टू 0 तो यही हो जाएगी ना भैया, जो x एक्सिस पे है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो ये तुम्हारी दो लाइंस हो गई। याद रखो y इज इक्वल टू कुछ भी आए, y इज इक्वल टू c वेयर c इज एनी इंटीजर, तो तुम्हारी लाइन जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी और उसी पॉइंट से पास कर रही होगी। यानी कि -5 है तो -5 से पास करती हुई लाइन बना देंगे। किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल। दूसरी मेरे पास कौन सी लाइन थी? y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कहां गई? x एक्सिस पे ही लाई करी। तो ये दोनों लाइंस तुम्हें कैसी दिख रही हैं? क्या ये लाइंस पैरेलल नहीं है? बिल्कुल हैं। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन। यानी कि ये कैसी हैं? नो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगी। आ गई बात समझ में? अगर यही काम एक्स एक्सिस पे हो रहा होता, यानी कि अगर मैंने तुम्हें बोला होता कि ये तुम लोग थोड़ा ग्राफ बना लेना, तो मैंने तुम्हें बोला होता कि एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 पे कहां होता? यहां होता। ऐसे पैरेलल बन जाती। यानी कि अगर मैं x इज इक्वल टू c दूं वेयर c इज एनी इंटीजर, तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इतना दिमाग में रखना है। जब ये दिमाग में होगा ना तो तुम लोग अपने आप सोच लोगे कि ये कैसे सॉल्यूशन है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। 19 हो गया। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा। क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। क्या होता है कंडीशन? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें अब हम लोग को कोई गलती नहीं होनी चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या होता है? a1। y का कोफिशिएंट क्या होता है? b1। इधर c क्या होगा? c1 क्या होगा? -5 रखो। यहां पर क्या हो जाएगा? 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन -2। अब मैं तुमसे जो चीज पूछूंगा वो उसका आंसर तुम लोग दो। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट करूं जब फायदा होगा, या फिर मैं इस वाले को, पहले वाले टर्म को इस वाले से इक्वेट करूं जब फायदा होगा? बताओ बताओ। तो याद रखो, जब भी कभी तुम्हें इक्वेशन ऐसे हो, कंडीशन क्या हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हो, तो एक चीज याद रखना, अगर दो इक्वेशंस हैं, जैसे ये पहली इसको मान लो इक्वेशन, अगर यहां पर भी एक वेरिएबल है और दूसरी वाली में भी वेरिएबल है, तो इसमें कभी भी ट्राई मत किया करो। इसको ट्राई करो उसके साथ जिस पे कोई वेरिएबल ना हो। समझ गए? तो मैंने क्या किया, 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन -2 पे हम लोग इसको पहले चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे? m की वैल्यू निकालेंगे। 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहां पर आ जाएगा 10m माइनस 2, सॉरी 10m नहीं, यहां पर आएगा तुम्हारा 2 2 ज़ा 4, 4m माइनस 2 बराबर 15। इसको सॉल्व कर लो। यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा 4m इज इक्वल टू 15 प्लस 2, यानी कि 4m इज इक्वल टू 17 और m इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। ठीक है, अब n तुम निकाल के दिखाओ। इस वाली इक्वेशन को इससे इक्वेट कर देना। आगे बात समझ में? n की वैल्यू आ जाएगी। निकालो, फटाफट करो सॉल्व, तभी होगा काम। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में जब हमारे पास ग्राफ बनाने को आएगा तब क्या होता है। एक ही से मैं तुम लोगों को पूरे क्वेश्चन समझा दूंगा कि ग्राफ में करना क्या होता है। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मेरे को दो इक्वेशंस दे दी, तो सबसे पहले मेरे को एक इक्वेशन है, पहली इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। तो पहली इक्वेशन को पहले मैं क्या करूं कि मैं y को एक तरफ ले जाता हूं और बाकी सबको एक तरफ ले आता हूं। तो यहां पर हुआ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बना सकूं अपनी लाइन के।
देखो ये काम हम लोग ने 9th में किया हुआ है, तो मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने क्या किया, मैंने x को 0 रखा, x को जैसे ही 0 रखा y की वैल्यू आई -1। देखो भाई 0 रखते ही 2 × 0 0 हो जाएगा, -1 आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने x को रखा 1, तो जैसे ही 1 रखूंगा, x को 1 रखा तो यहां पर क्या हुआ 2, 2 - 1 क्या हुआ 1। आ रही है बात समझ में कि नहीं? बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? ठीक है, अब क्या करें, अब एक बार, इतने पॉइंट्स बहुत है पर एक और निकाल लेता हूं। अगर मैं y को 0 रखता हूं, छोड़ो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को फिर वो हाफ बनता दिखेगा, पर कोई बात नहीं, चलो मैं y को 0 रख के तुम्हें बता देता हूं। अगर मैं y को 0 रखता हूं तो ये इधर आ जाएगा 1, और ये x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/2। तो मेरे को 3 पॉइंट मिल गए, सफिशिएंट है इतने। अब मैं इस वाली लाइन के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लेता हूं ताकि लाइन फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो यहां पर x और ये y। अच्छा इधर क्या करें, इधर भी वही काम करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर दें, इधर ले आए ना इसको, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 2y। यहां पर y की वैल्यू पुट करते चलो और x की निकालते चलो। y की 0 पुट की, x की कितनी आई 13। ठीक है, y की 1 पुट की, x की कितनी आई 11। 13 में से 2 गए तो 11 आया कि नहीं? ठीक है, बहुत है, 2 पॉइंट्स में ही अब इसका काम हो लेगा। तो तुम लोगों को दिख रहा है, ये दो मेरे को दिख गए कि मैं इन लाइंस के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब मैं इन लाइन को फॉर्म कर लूं। अच्छा मैं तुम्हें यहीं पर करके दिखा देता हूं ताकि तुम लोगों को कोऑर्डिनेट्स में समझ में आए। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाऊंगा कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। छोटा ही बनाएंगे पर समझ में आएगा। देखो कैसे। अब उसने बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस फॉर द ग्राफ एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन दोनों लाइंस से और वाई एक्सिस से जहां पर आ रहा है उसको शेड करना है। ठीक है ना? तो अब मैंने सबसे पहले देखा कि ये मेरी पहली इक्वेशन की कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और ये दूसरे वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। तो सबसे पहला क्या है 0, -1, दूसरा पॉइंट मेरा 1, 1 और तीसरा पॉइंट है मेरा 0, -1, 1, 1 और 1/2, 0। ठीक है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट लिया 0, -1 यानी कि 0, -1 इधर नहीं 0, -1 0, -1 इधर कहीं, तो यहां पर कहीं लाई कर रहा है ये। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1 1, 1 कहां लाई कर रहा होगा 1 इधर है और इसका 1 इधर है, यानी कि इस पॉइंट पे कहीं लाई कर रहा होगा 1, 1। ठीक है, तीसरा क्या है 1/2, 1/2 यानी कि हाफ कहां होगा यहां कहीं होगा, और 0 वाई एक्सिस पे तो एक्स पे ही लाई करेगा, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी। ये बन गई मेरी पहली लाइन। ठीक है, अब दूसरी लाइन बना लू इसी तरीके से। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या कहती है 13 पे x है और y 0 है, यानी कि 13 यहां कहीं होगा x पे और y 0 है। ठीक है, दूसरी क्या कहती है y 1 है और x 11 है, यानी कि x कहीं यहां पर होगा 11 और y कितना है y मेरा 1 है, यानी कि यहां। तो ये पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट इधर आएगा कहीं। बोलो आ रही है ना बात समझ में? अच्छा अब कहां पर बनाए, एक तो लाइन मिल गई, पर देखो अभी मैं इसमें तुम लोग को एक चीज और बताता हूं। तुम लोग यहां पर x = 0 पे भी चेक कर लो। अगर x 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये -13 इधर आ जाएगा भाई, ये -13 इधर आएगा ना। देखो करके दिखा देता हूं। अगर x 0 होगा तो 0 = क्या हो जाएगा 13 - 2y। इस 2y को इधर ले आओ बेशक, 2y = क्या आ गया 13, तो y = क्या आ गया 13/2। 13/2 कितना होता है 13/2 कितना होता है 6.5। तो y की वैल्यू कितनी आती है x 0 रखने पे 6.5। अब 6.5 कहां होगा 6.5 यहां कहीं होगा, है ना। y x 0 पे 6.5 यहां कहीं होगा कि नहीं। तो अब मेरे को इस पे लाइन पे बनाना है, तो ये कैसे जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। बन गई लाइन? बताओ भैया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो 11,1 यहां लाई करता है। जब मैं इस पे y 0 रखता हूं तो x को ये कहां काटती है, ये 13 पे काटती है,
ये 11 पॉइंट है, याद रखो। अब ये 13 पे काट रही है तो लाइन ऐसे ही तो जाएगी, और इधर कहाँ काटती है, जब मैं x को 0 रखता हूं तो y को ये काटती है 6.5 पे, तो 6.5 कहीं यहां होगा। ऐसी इक्वेशंस आती नहीं है वैसे, जनरल तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन आएंगी जिसमें तुम लोगों को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। तो क्या किया करो, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, उसी से तुम्हें पता चल जाता है कि कहां से वो लाइन पास हो रही होगी। उसके बाद कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस जो लाइन की होंगी उनसे लाइन फॉर्म कर दो और फिर क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्वेश्चन ने बोला था कि हम लोग को वो रीजन शेड करना है जो कि लाइंस बनाए और दूसरा वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है भाई, वर्टिकल एक्सिस, यानी कि ये मेरी वाई एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस इन दोनों लाइंस के साथ कहां पर बना रही हैं, ये बना रही हैं। तो मैंने कर दिया शेड, हो गया काम खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, बताओ कोई मुश्किल हुआ इसमें? ये होगा मेरा जो भी शेडेड पोर्शन होगा। समझ में आ गई बात? वाई एक्सिस के साथ इन दोनों लाइंस ने कौन सा एरिया शेड किया, ये किया, ये ट्रायंगुलर एरिया इन लोगों ने बनाया है, तो मैंने शेड कर दिया। आ गई बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास स्लाइड नंबर 23 हो चुका है। अब हम लोग करेंगे 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन फॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, देखो इनको मैं इतना इजी बना दूंगा तुम्हारे लिए, बस तुम लोग मेरी एक चीज ही याद रखना, जो जो मैं जिस जिस क्वेश्चन में बताऊं कि इसमें तुम्हें इतना पॉइंट याद रखना है, उसी को याद रखना। अब मैंने 2 डिजिट नंबर बोला तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए 10x प्लस वाई, ये होगा 2 डिजिट नंबर, याद रखो। 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई, ठीक है। 2 डिजिट नंबर जब भी कभी सुन लोगे ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। इसके बाद एक चीज और होती है, अगर इस नंबर को रिवर्स करते हैं, मतलब अगर इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो वो होगी 10y प्लस x। ये 2 चीज दिमाग में रख लो, इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या दिमाग में रखना है कि अगर 2 डिजिट नंबर आएगा तो मेरा होगा 10x प्लस वाई, अगर इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दूंगा तो वो हो जाएगा 10y प्लस x। डिजिट्स कौन सी होती हैं, इनकी डिजिट्स होती हैं x और y। अब मैंने अगर ये 2 डिजिट माना है तो मेरे हिसाब से जो 1 डिजिट है वो कौन सी है, y, और जो 10 डिजिट है वो है x, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या कहेगा कि कुछ भी एक तुम्हारे पास 2 डिजिट नंबर है, उसको अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो 5/6 हो जाता है, 6/5 हो जाता है, कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन तुमसे कहेगा। तो अब मैं इसको तुम्हें क्वेश्चन में ही अप्लाई करके दिखाता हूं। ये चीज तुमने देख ली ना कि अगर 2 डिजिट नंबर कभी भी आएगा तो दिमाग में सबसे पहले आएगा 10x प्लस वाई मेरा नंबर है, उसकी अगर रिवर्स कर दी गई है तो वो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और इनकी डिजिट्स कौन सी होती हैं, x और y। क्लियर? चलो तो अब इसके क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो मेरा 2 डिजिट नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था। वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। पर कब होता है, तब होता है जब उसकी डिजिट्स जो है वो रिवर्स कर दी जाए। मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो 5/6 हो जाता है, कब, जब मैंने उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। बन गई पहली इक्वेशन। आई समझ में बात? मैंने तुम्हें हमेशा बताया है, इतना ही याद रखो कि मेरी जो 2 डिजिट नंबर है वो 10x प्लस वाई होगा, उसकी रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब मेरा नंबर ही जब 5/6 हो गया, 5/6 हो गया ओरिजिनल नंबर, कब जब मैंने डिजिट्स रिवर्स कर दी। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1 देन फाइंड द नंबर। अब उसने बोला है कि डिजिट्स का डिफरेंस, डिजिट्स मैंने तुम्हें बताया था क्या होती हैं, x, y। उसने बोला है कि डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो है 1। डिफरेंस का मतलब तो सब समझते हैं ना, 1 होता है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। इक्वेशन फॉर्म कर डालो क्वेश्चन को धन्न से, रोक के कर लो, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, बाद में चेक करना कि तुमने सही किया कि नहीं। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूं, 6 को उधर ले जाऊं और 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां से कितना हो जाएगा, 50x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना हो जाएगा, 60y प्लस 6x। आई बात समझ में? अब यहां से क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ और y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। तो यहां से क्या होगा,
50 में से जब ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 44x इज इक्वल टू 60 में जब ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 55y। क्या ये किसी से कट रहा है? कट रहा है। किससे? 11 से। 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5y। क्लियर है? दूसरा तुम लोग को ये गिवन है कि x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब तुम दोनों काम कर सकते हो। क्या? इसमें सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हो और एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेरे को लगता है तुम्हें आना चाहिए, अब इतने आगे आगे हो तो या तो तुम इसमें सब्सटीट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो। मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, एलिमिनेशन लगा के दिखा देता हूँ। सब्सटीट्यूशन तुम लगाना, वो ईजी है ना। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ रखोगे डायरेक्टली हो जाएगा। तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एलिमिनेशन से करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, सिमिलर टर्म्स बनाने के लिए, यानी कि सिमिलर कोफिशिएंट्स बनाने के लिए x के, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 हो गया। क्लियर है? अब मैंने इसको इधर लाया तो यहां से क्या हुआ, इनको एक तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है? क्लियर है ना ये चीज? अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दो इन्हें। सब्ट्रैक्ट करें? हाँ बिल्कुल सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और इसमें से माइनस क्या कर रहा हूँ, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो इनके साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्शन में। ये कट गया, ये कितना आया, y देखो, प्लस का 5y माइनस का 4 कितना आएगा, y तो आएगा, इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी आई, 4। क्या मैं x की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा? क्या मैं y को इधर पुट करके x की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा? निकाल लेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ये माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो x इज इक्वल टू 5। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों? मेरे पास अभी सिर्फ डिजिट्स आई हैं। मेरा 2 डिजिट नंबर कितना था, मेरा 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस वाई। अब यहां पर मेरे को वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 5, और y की कितनी थी, 4। पुट करो, 10 इंटू 5 प्लस 4, यानी कि 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 54। आई बात समझ में? बोलो, आ रही है बात समझ में? आ रही है? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूं इसी तरीके का। नहीं, ये तो एजेस वाला है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा यहां पर देखो क्या बोला है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर नहीं बोला, सम ऑफ डिजिट्स बोला है। किसकी? 2 डिजिट नंबर की। 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स कौन सी होती हैं, डिजिट्स होती हैं x, y, यही 2 डिजिट है। वो तो नंबर है 10x प्लस वाई, इतना ध्यान रखना। उस नंबर की जो सम है डिजिट्स का वो बैठता है 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर की बात होने लगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या हुई, इनके डिजिट्स का जो सम है वो तो है 9, पहली इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन फॉर्मिंग बहुत इजी है, तुम लोग इसको बेकार में टेंशन लेते हो। 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो मेरा नंबर था 10x प्लस वाई, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर। रिवर्स करने के बाद क्या हो जाता है, 10y प्लस एक्स। अब वो कितना टाइम्स है, ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स 10y प्लस एक्स। फाइंड द नंबर। 2 इक्वेशन पता है, फिर से सॉल्विंग करो, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम लोग सब्स्टिट्यूशन से किया करो, क्योंकि इजी पड़ता है। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, जो भी इक्वेशन आए वहां पर पुट कर देना। मैंने एलिमिनेशन से इसलिए करके बताया था क्योंकि उसमें तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि किससे मल्टीप्लाई करें किससे नहीं करें। समझ गए? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 2 डिजिट वाले 33 और 35 स्लाइड पे भी 2 डिजिट, ये वाला भी क्वेश्चन 2 डिजिट वाला है। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम इसे खुद ट्राई करो। मैं इक्वेशन यहां पर अभी बना रहा हूं, रोक लो वीडियो को और एक बार खुद ट्राई करो। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर,
तो 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर यानी कि 7 इंटू 2 डिजिट नंबर, तो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर कितना था 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स यानी कि 10y प्लस एक्स। पहली इक्वेशन ये हो गई। अब उसने क्या बोला है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3 यानी कि डिफरेंस उनका 3 है यानी कि x माइनस वाई कितना गिवन है 3, डिटरमाइन द नंबर। हो गया आराम से क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत आएगी बताओ। इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, 4 को मल्टीप्लाई कर लो 10y प्लस एक्स से, एक इक्वेशन इससे फॉर्म हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई, दोनों को कर दो सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आ रही है बात समझ में। अब हम पे इतना समय नहीं है कि हम लोग क्या करें भैया, इसमें एलिमिनेशन भी करके दिखाओ, सब्स्टिट्यूशन भी करके दिखाओ, फिर तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ज़्यादा। जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कर लो और इसका आंसर निकालो और बताओ मेरे को कितना आता है। ठीक है, कमेंट में बताओ भैया कि इतना आंसर आया। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे जो कि होते हैं फ्रैक्शंस के। ठीक है, जो जिस टॉपिक में मैं बताता चलूं बस उतना ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसमें क्या बताया था तुम्हें, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, उसकी डिजिट्स क्या होती हैं, बाकी क्वेश्चन अपने आप बताएगा क्या करना है। इसमें मैं बता रहा हूं कि फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई, जिसमें x तुम्हारा होता है न्यूमरेटर और y होता है डिनोमिनेटर। ये सबको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो जाएगा फिर अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा ना। तो अब क्या करते हैं, फ्रैक्शन मेरा x अपॉन वाई होता है, समझ गए। अब उसने बोला है कि एक फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। 1/3 कब हो जाता है, वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, जब 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर मेरा क्या था x, यानी कि अगर मैं x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये हो गई, देखो बन गई कि नहीं भाई। देखो मेरे पास x अपॉन वाई जो था फ्रैक्शन था, उस फ्रैक्शन में क्या चेंज करवाया उसने कि x में से 2 कम करवा दिया, तो मेरा फ्रैक्शन बन गया 1/3। क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/2। 1/2 कब बनता है, when 1 is subtracted from the denominator, when 1 is subtracted from the denominator, यानी कि अब की बार न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो रहा, अब की बार डिनोमिनेटर में 1 माइनस हो रहा है। हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व कर दो। एक करके दिखा देता हूं, बाकी तुम्हें दूंगा करने के लिए। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले y इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हुआ, 3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x, 3 जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, ये y उधर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा कैसे होगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, y उसमें y माइनस 1 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो उधर क्या हो जाएगा y माइनस 1। क्लियर है। अब इनको सबको एक तरफ ले आए या फिर y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं और कुछ नहीं है। तो y इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। इस y की इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारी, ये सेकंड है। ठीक है, अब क्या करो, y की वैल्यू देखो, दोनों के RHS इक्वल है तो LHS LHS भी इक्वल होंगे। तो यहां से क्या आएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, 6 उधर ले जाओ और 2x को इधर ले आओ, तो ये कितना होगा 3x माइनस 2x बराबर 1 प्लस 6, यानी कि x बराबर 7। कैलकुलेशन देख लेना, जल्दीबाजी में होता है, कभी कभी गलत भी हो जाती है। ठीक है, बाकी तरीका ऐसे ही होगा। तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। अब y की वैल्यू किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल लूं, कौन सी में ज्यादा आसानी पड़ेगी मेरे को, x की वैल्यू इसमें ज्यादा आसानी पड़ेगी तो इसमें निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू 7 पुट करी तो यहां पर कितना आया 7 2 जा 14 प्लस 1 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी आती है 15। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 15। फ्रैक्शन क्या होता है अभी x अपॉन वाई, तो रख दो, फ्रैक्शन क्या हो गया तुम्हारा 7 अपॉन 15। ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन बोले बस वो करते जाना, अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा। उसने क्या बोला था मैं तुम्हें पूरा समझा चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि फ्रैक्शन का हम लोग करने वाले हैं। तो वो है स्लाइड नंबर 52 पे। देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मैं ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, है फ्रैक्शन वाला ही पर इसमें टाइप 2 है। ये क्या बोल रहा है,
सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या था x, देखो मेरा फ्रैक्शन क्या होता है तुम्हें पता है, x अपॉन वाई, मैंने फ्रैक्शन बताया। अब उसने बोला है कि x जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी कि x प्लस वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना है, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी कि ट्वाइस डिनोमिनेटर क्या होगा 2 इंटू वाई से कितना कम है 3 कम। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। आगे बात समझ में। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। बिल्कुल ठीक। तो इसने क्या बोला कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मैं 1 कम कर दूं, यानी कि x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1, तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का आधा हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर अगर मेरा 1 है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आधा है कि नहीं है, देख लो, है कि नहीं इजी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आधा हो गया। अगर मैंने क्या किया, x में से 1 घटाया और y में से 1 घटाया, तो बन गई 2 इक्वेशन, कर लो सॉल्व। एक तो ये रही, दूसरी ये रही, कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करेंगे भैया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहां से फिर से किसकी वैल्यू निकाल लें, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, या फिर इसको एलिमिनेशन से कर लो, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे कर सकते हो। तो यहां पर पहले तो इसको फॉर्म करते हैं, तो ये कितना होगा x, इसको इस एक तरफ ले आए तो यहां से हो जाएगा प्लस वाई माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, नहीं प्लस 3, क्योंकि ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या बना, इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लो, ये वाली बन गई और ये वाली बन गई, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो, ये 1 और 2 मत मानो, ये तो मैंने तुम्हें फॉर्म करके दिखाई थी। अब ये तुम्हारी एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। इनसे तुम्हारे पास आएगी क्या, x की वैल्यू और y की वैल्यू। वो दोनों वैल्यूज आते ही क्या करोगे, फ्रैक्शन फॉर्म कर दोगे। आ गई बात समझ में। मेरे को लगता है तुम्हें इस वाली इक्वेशन में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी, तो मैं इसको दोबारा से तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो उसने क्या बोला था कि अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 1 कम करता हूं, यानी कि x माइनस 1 और y माइनस 1 करता हूं, तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का आधा हो जाता है। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का अगर आधा हो गया तो खुद ही सोचो ना कि ये क्या था, ये न्यूमरेटर था x, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या बन जाता 2x, तो x से x कट गया तो 1/2 ही तो आता। आ रही है बात समझ में। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आधा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनता, तो x से x कटने के बाद 1/2 ही आना था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये रख के तुम्हें बता दिया है। आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस तरीके का दिख जाए तो हमेशा डायरेक्टली कर दो, 1/2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा भैया 2/1 नहीं बन सकता, अरे 2/1 क्यों बनाएगा वो, न्यूमरेटर को क्यों डबल करेगा डिनोमिनेटर के। आ रही बात समझ में, फ्रैक्शन बनाना ना, क्लियर है। देखो फ्रैक्शन 2/1 भी होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादातर केसेस में यही होता है, क्लियर है। वो 1/3 कर देगा, 1/5 कर देगा, है ना, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम, तो तुम लोग समझ जाओ 1/5 1/6 1/7 1/8 जितना करवाएगा कर देंगे, क्लियर है। इनसे अलग क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये चीज मेरी गारंटी है। बस इतना याद रखो, जो तरीका बता दिया, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट चेंज होगा ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इतने के बाद अब 54th पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 18. If the denominator is increased by 2, the fraction reduces to 1/3. हो जाएगा ये आसानी से। Sum of numerator and denominator यानी कि x plus y is equals to 18. If the denominator is decreased by 2, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/3। खत्म, बोलो हो जाएगा। 2 इक्वेशंस सॉल्व, खत्म, क्लियर है। चलें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। अब चलते हैं एजेस वाले क्वेश्चन पे। तो एजेस वाले क्वेश्चन मेरे पास हैं
29 स्लाइड से। ये है। अच्छा, एजेस में एक चीज याद रखना कि पिताजी हमेशा बड़े होंगे, यानी कि पापा हमेशा बड़े होंगे। तो तुम लोगों को ये चीज याद रखनी है, कहीं ऐसा करो कि कभी बेटे की एज आ गई बड़ी, ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि लेट कर लिया जैसे मैंने कि x इज इक्वल टू एज ऑफ सन, ठीक है, और y इज इक्वल टू एज ऑफ फादर। अब इसके हिसाब से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 40 ईयर्स, यानी कि x और y को अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 40। याद रखना y फादर है, x सन है। फिर उसने बोला है इफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है सन की एज के। देन फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, तो इनकी रिस्पेक्टिव एजेस फाइंड करनी है। तो इजी है ये क्वेश्चन। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसमें कुछ नहीं है, y को इधर पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में सेकंड वाली को पुट कर दें, तो यहां पर आएगा x, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 40। यहां से कितना हुआ 4x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40/4 यानी कि 10। तो x की वैल्यू कितनी आई 10, यानी कि बच्चे की एज है 10। अब क्या करना है, यहां पर रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10, यानी कि y इज इक्वल टू 30। फादर 30 और सन की 10। क्लियर है? चलें आगे की तरफ, बताओ आया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर 2-3 चीजें याद रखनी है, हेंस, अगो, ठीक है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। अगो मतलब पहले, हेंस मतलब आज से, ठीक है। अच्छा, इसमें विल और वो भी तुम्हारी बहुत हेल्प करता है। जब भी विल देखोगे तो समझ जाना कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो चलो अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स, तो मैंने क्या माना है y इज इक्वल टू फादर और x इज इक्वल टू सन। क्लियर है? तो यहां पर फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x, पहली इक्वेशन। क्लियर है? जो फादर है वो 6 टाइम्स है किसके, सन के। उसके बाद उसने बोला है 4 ईयर्स हेंस। अभी मैंने बताया था कि आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद क्या होगा, फादर की एज में 4 ऐड होगा ना। अगर आज फादर की एज जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि 28 है, तो 28 प्लस 4 होगा, या फिर 30 है तो 30 प्लस 4 होगा 4 साल बाद। तो उसी को यहां पर हमने क्या किया, ऐड किया। तो आज से 4 ईयर्स हेंस क्या हुआ, 5 प्लस 4 विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि 4 टाइम्स हो गई कितनी, सन की एज के। तो सन की एज कितनी थी, सन की एज कितनी थी, x थी। तो वो भी तो 4 साल बाद, 4 साल बाद उसकी में भी तो ऐड होगा ना। तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 4। आज से 4 साल बाद फादर की एज होगी y प्लस 4, आज से 4 साल बाद सन की एज होगी x प्लस 4। अब उसने जो कंडीशन दी उसके हिसाब से मैंने रख दिया। पहली तो उसने दी क्या, y इज इक्वल टू 6x। दूसरी उसने क्या दी कि 4 ईयर हेंस, यानी कि 4 ईयर आफ्टर द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब उनकी प्रेजेंट एज पूछी है, 2 इक्वेशन पता है, वैल्यू रखो और निकाल दो। y की क्या है 6x, यहां पुट करो, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 16, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ना। यहां से क्या होगा 6x में से 2x कटाओ तो ये 4x कटाओ तो कितना होगा 2x, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, इज इक्वल टू क्या हुआ 16 में से 4 गया तो 12। आ रही है ना बात समझ में? तो अब इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6। जो बच्चा है वो 6 साल का है। अब यहां पर इधर पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या आया 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 6, यानी कि y इज इक्वल टू 36। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 36 एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 6। बताओ इसमें कोई दिक्कत आ रही है? नहीं ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास है एजेस वाले क्वेश्चन में 41 स्लाइड पे, ये देखो, द फादर एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन ऑफ
सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं, बाकी तो सारे एजेस के क्वेश्चन कर ले जाएंगे, पर ये समझना है कि यहां पर थोड़ी सी कंडीशन दी है। उसने क्या बोला है, सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि 2 बच्चों की एजेस का सम दे रखा है। तो सबसे पहले तो वही काम करना है कि वाई मेरे को क्या मानना है फादर, यहां पर एक्स जो मानूंगा वो मैं मानूंगा सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। याद रखना इतनी चीज। क्यों मैं z प्लस एक्स नहीं ले सकता, ले सकते हो, पर मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरे से उसने इंडिविजुअल सन की एज पूछी ही नहीं है तो मैं क्यों निकालूं, मैं तो सम ऑफ एजेस से ही काम कर लूंगा। सम ऑफ एजेस को ही मैंने x मान लिया। अब देखो क्या बोल रहा है वो, अब फादर्स एजेस 3 टाइम्स दी सम ऑफ एजेस, पहला तो आराम से हो गया, y इज इक्वल टू 3x। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मतलब आज से 5 साल बाद, यानी कि y प्लस 5। अब यहां है पूरा झोल, समझना ध्यान से। आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि उन बच्चों की एजेस के सम के बराबर। ठीक है, तो 2 गुना है x प्लस, अब यहां पर क्या लिखूं 5। देखो 5 साल बाद फादर की एज तो y प्लस 5 होगी, अब 2 टाइम्स उनकी एजेस के 5 साल बाद। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहां मैं क्या लिखूं, 5 लिखूं कि 10 लिखूं, 10 लिखेंगे। क्यों, ये चीज याद रखो, 2 बच्चे हैं, यानी कि एक की एज में अगर 5 ऐड हो रहा है तो दूसरे की एज में भी 5 ऐड हो रहा होगा, इतना दिमाग में रखना है। यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि हमने 5 साल बाद देखा तो फादर की एज भी 5 साल हो गई और यहां भी हमने 5 रख दिया, क्या वो एक बच्चे की बात कर रहा है, नहीं, वो 2 बच्चे। हमने देखो यहां पर x जो है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन लिया है, यानी कि दोनों में 5 ऐड होगा, तो यहां पर ऐड कितना होगा 10, बन गई इक्वेशन। बस यही चीज समझनी थी इसमें, इस क्वेश्चन में यही चीज समझनी है। अगर कभी भी तुम्हें यह दिख जाए कि 2 बच्चे हैं, तो यहां पर अगर तुम 5 साल बाद की बात कर रहे हो तो दोनों के 5 साल ऐड होंगे, यानी कि 10 ऐड होगा। अब तो कुछ नहीं, अब तो हो गया इक्वेशन सॉल्व। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। इसको सॉल्व कर लो एक, और इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। आ गई बात समझ में, बोलो। अब एजेस वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें खुद ट्राई करने हैं, ये ट्राई कर लो। सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर क्या होगा y प्लस 5, ही शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। चलो मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूं, पर मैं बोलूंगा कि इसकी इक्वेशन तुम लोग खुद ट्राई करो बनाने की, यहीं पर रोक के क्वेश्चन को। इसने बोला है सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि सुमित फादर है, यानी कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि 3x, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है 5 ईयर्स लेटर, यानी कि y में भी 5 ऐड होगा, और 5 ईयर्स लेटर ही शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 2.5, यानी कि 2 1/2, 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि x प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि x प्लस 5 भी होगा। अब ये 2.5 तुम्हें सॉल्व करना आता होगा, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 5/2 है ना, तो ये 5/2 हो जाएगा, इनटू में x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। सॉल्व कर लो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 25। सॉल्व होगा कि नहीं, फिर से सॉल्विंग है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, फटाफट से आंसर निकालो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहीं पर पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इस चैप्टर का पूरा यहीं पर निपटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 45 पे, ये है सीबीएसई का सबसे प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको तो छोड़ के ही मत जाना, एक बार खुद ट्राई करो। इक्वेशन कैसे बनेगी, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो, यानी कि आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मतलब आज से 7 साल पहले, यानी कि अगर फादर बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले, तो उसकी एज में से 7 साल
माइनस करूंगा कि नहीं, है कि नहीं? वो कितना था? आई वॉज 7 टाइम्स, यानी कि 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, यानी कि x माइनस 7। इसमें मैंने y ली है फादर की एज, मतलब आफ्ताब की एज, और मैंने x ली है उसके डॉटर की एज। तो उसने क्या बोला कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे 7 गुना था, तो पहली इक्वेशन बन गई ये। फिर क्या बोलता है? ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद करूंगा तो y प्लस 3 हो जाएगा, बराबर आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 गुना होऊंगा जब तुम 3 साल बाद मैं तुम्हारा 3 गुना होऊंगा। बस हो गया, ये 2 इक्वेशन बन गई। फिर से इक्वेशन सॉल्विंग, खत्म क्वेश्चन। बताओ, इतना इजी है, बस थोड़ी सी इक्वेशन फॉर्मिंग समझनी पड़ेगी, अपने आप क्वेश्चन बनता है इसका, इतना याद रखो। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले टाइप के क्वेश्चंस पे। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्या कहते हैं, इसमें एक फिक्स्ड प्राइस होता है और उसके बाद तुम्हें कुछ और चार्जेस देने पड़ते हैं। अब हमने एक टैक्सी वाला क्वेश्चन, अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो टैक्सी वाला क्वेश्चन देखा होगा। उसमें क्या होता है कि पहले के 5 किलोमीटर का एक फिक्स्ड प्राइस होता है, उसके बाद के जो किलोमीटर है उनका अलग प्राइस होता है। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक लीडिंग लाइब्रेरी है, लैंडिंग लाइब्रेरी है, जिसमें क्या बोला गया है कि फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है और उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है। ठीक है ना? तो फर्स्ट 3 डेज का लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि जो चार्ज है, चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू x। उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो मैंने मान लिया y। ठीक है ना? उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो मैंने मान लिया y। अब मेरे से बोला है कि सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि सरिता कितना पे करती है? 27, 7 डेज के लिए रखा गया है। अब 3 डेज का तो x है, यानी कि पहले 3 डेज तो x हो गया। अब बाकी के कितने दिन बचे? 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 दिन उससे कितना पे करना पड़ेगा? y पे करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द डेज के लिए मैंने माना y, तो 4 डेज उसने लिया और उसे कितना पे करना पड़ा? y। कितना है टोटल कॉस्ट? 27। आई बात समझ में? फिक्स्ड चार्ज हमेशा ऐड होगा, बाकी के जो जितने भी तुम दिन लिए उतने के चार्जेस से लगा दो। भाई फिक्स्ड चार्ज क्या था? 3 दिन का फिक्स चार्ज था x, और 4 डेज उसने कितने चार्ज दिया होगा? y दिया होगा, तो 4 इंटू वाई, टोटल चार्ज कितना है? 27। दूसरा बना लो, वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज में से 3 डेज तो उसने x ही दिया होगा, प्लस बचे कितने डेज? 2 डेज। 2 डेज उसने कितना दिया होगा? y, बराबर कितना आया? 21। 2 इक्वेशन सॉल्विंग तो क्या ही है, माइनस करो, कट गया। यहां से आया 2y इज इक्वल टू, ये भी माइनस का हुआ तो यहां से आया 6। ठीक है, और यहां से तुमने कितना लिया? y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल दोगे, किसी भी एक में रख दो, यहां रख दो। तो यहां पर क्या हुआ? x प्लस 4 3 जा 12 बराबर 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, यानी कि x इज इक्वल टू 15। तो जो मेरा 3 दिन का चार्ज है वो आता है 15, और जो मेरा बाकी का एक एक दिन का जैसे भी लग रहा है वो आता है मेरा 3। आ गई बात समझ में? बोलो। अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ इसी तरीके का। सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट खींच लो। अब मैं चलता हूं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ये रहा, इन अ रेक्टेंगल। अब देखो, रेक्टेंगल में हम लोग सब पढ़ चुके हैं, हम लोग को पता है कि एक रेक्टेंगल के पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक है, उसने बोला है
एरिया निकाल लेते हो इसका। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अब उसने बोला है इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3, यानी कि क्या हुआ, लेंथ को क्या बना दिया मैंने l+3, ठीक है, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4, यानी कि b-4। तो उसने बोला है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67, यानी कि जो एरिया था, एरिया क्या था l इंटू बी, ये कितने से रिड्यूस हो गया, 67 से रिड्यूस हो गया, यानी कि इसमें से 67 घट गया। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मेरी रिवाइज्ड लेंथ और ब्रेथ क्या है, l+3 और b-4। तो एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, l+3 इंटू b-4। जब मैंने अपनी लेंथ 3 बढ़ाई और ब्रेथ में से 4 घटाया तो मेरे एरिया में से कितना माइनस हुआ, 67। पहली इक्वेशन बन गई। आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1, लेंथ रिड्यूस करी कितने से, 1 से, यानी कि l-1, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4, ब्रेथ इंक्रीज करी कितने से, 4 से, b+4। तो मेरा एरिया कितना इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ 89 से, यानी कि मेरा एरिया जो था एल बी था वो कितने से इंक्रीज हो गया, 89 से। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई तो जानते हो ना ब्रैकेट में कैसे होगा, एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एल बी प्लस 3b। इसको करूंगा, अच्छा एल को पहले बी में किया तो एल बी हो गया, फिर बी को 3 से किया तो 3b हो गया, फिर क्या किया एल को -4 से तो -4l, और फिर 3 को इससे तो -12 बराबर एल बी -67। एल बी से एल बी कैंसल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो पीछे करके दिखा, तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, 3b - 4l - 12, 3b - 4l - 12, 3b - 4l - 12 इज इक्वल टू माइनस का 67। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व कर लो। तो इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3b - 4l, और इसको इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -12 प्लस 67, यानी कि 3b - 4l प्लस 55 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन है l-1 इंटू b-4, b+4 इज इक्वल टू lb प्लस 89, ठीक है। तो यहाँ पर था मेरे पास l-1 इंटू b+4 इज इक्वल टू lb प्लस 89, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा l को b में किया lb, फिर ये हो जाएगा 4l, फिर -b, और ये इसमें होगा तो -4 इज इक्वल टू lb प्लस 89। आ रही है बात समझ। अब क्या करूं, LB से तो LB कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है ना, ये इधर आके माइनस होगा तो कट ही जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पर 4l - b, और इसको भी 89 को एक तरफ ले आऊं तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4l - b, इसको 89 को इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 93 बराबर 0। क्यों, माइनस का 89 आया, माइनस का 89 और 4 कितना होता है, माइनस का 93 बराबर 0। दो इक्वेशन बन गई। सॉल्विंग मेरे को लगता है तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आती है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ये पहली है ये दूसरी है, या फिर कर दूं, चलो कर ही देता हूँ, एक क्वेश्चन तो करके दिखा दें इसका। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये हुआ 3b - 4l प्लस 55 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आया 4l - b - 93 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो प्लस का 4l माइनस का 4l कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं ऐड कर रहा हूँ तो ऐड में साइन चेंज होते नहीं है, तो ये प्लस का ये इससे कट जाएगा। 3b में से जब b गया तो यहाँ क्या आया 2b, ठीक है, और 93 में से 55 जाएगा तो कितना आएगा, 93 में से 55 जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये 13, तो यहाँ पर आएगा 8 और ये आ जाएगा 38, ठीक है। तो यहाँ से आया -38 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2b इज इक्वल टू 38 और b इज इक्वल टू 38/2 यानी कि 19। b की वैल्यू आती है 19, l की निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और l की वैल्यू निकाल डालो। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब एक ही टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि मेरे हैं डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, उसके बाद ये मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले इनको कर लिया, अब चलते हैं डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस की तरफ। रुको एक सेकंड, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले क्वेश्चंस देख लें एक बार। तो डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन है 60 से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये है क्या बोल रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। A car starts from A and other from B at the same time and they meet, if they meet at the same in the same direction, sorry, move in the same direction। यानी कि मैंने बोला ये मेरा A है, ये मेरा B है। अब उसने ये बोला है कि दोनों कितने किलोमीटर अपार्ट हैं, 80 किलोमीटर अपार्ट हैं। बिल्कुल, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कितने घंटे में मिलते हैं, 8 आवर्स में मिलते हैं। ठीक है, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरफ जा रहा है तो दूसरा भी इसी तरफ जा रहा है, वो लेट सपोज कहीं सी पॉइंट पे मिल जाते होंगे। कितनी देर में मिल रहे हैं, 8 घंटे में। अब समझना ये है कि भाई अगर इस बंदे को इसको पकड़ना है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखो हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। यानी कि मैंने अगर इसकी स्पीड बोली x और इसकी बोली y, तो कौन सी ज्यादा होगी, x ज्यादा होगी ना, जब ही तो, वरना ये तो भागता ही चला जाएगा, ये पीछे दौड़े पड़े, पता लगा पकड़ ही नहीं पा रहे कभी। तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमेशा याद रखो कि अगर एक तरफ जा रहे हैं और ये 8 घंटे में मिलते हैं, तो यहां पर किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, इसको कितना ट्रेवल करना है, इसको पकड़ने के लिए 80 किलोमीटर ट्रेवल करना है। यानी कि अब तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं सोच के चलता हूं कि इतना तो तुम जानते हो, है ना। तो यहां से क्या हुआ, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। 2-3 चीज याद रखो, बस इतना ही याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से बनाया है सब कुछ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, मेरे को क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि वो मैंने पहली कंडीशन ली, वो 8 घंटे लेते हैं। कब, 8 घंटे में ये बंदा इसको पकड़ लेगा, यानी कि ये दोनों 8 घंटे में यहां पर मिल जाएंगे। तो अब इसमें मेरे को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि टोटल मेरा किलोमीटर कितना है, टोटल मेरा किलोमीटर कितना है 80, यानी कि डिस्टेंस कितना है, देखो भाई इधर आओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 80, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैसे, इसकी ज्यादा होगी। या अब याद रखो, अगर भूल जाते हो, अगर दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं तो पीछे वाला अगर उसको पकड़ेगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू दिस। अब एक चीज याद रखनी है कि अगर मेरे को स्पीड निकालनी है रिलेटिव, तो वो हो जाएगी y x माइनस वाई। पहली कंडीशन हुई है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब दोनों का रिलेटिव निकालनी है क्योंकि दोनों मिल रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में रह रहे हैं तो पीछे वाले की स्पीड में से आगे वाले की स्पीड माइनस कर देते हैं, वो हो जाती है पहली इक्वेशन। ये कंडीशन थी पहली, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस तो 80 किलोमीटर ही है, पर अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो अगर दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों की जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी वो हो जाएगी ऐड, यानी कि x प्लस वाई। दोनों एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही तरफ दौड़ रहे हैं, तो हो जाता है x माइनस वाई। क्योंकि इसको अगर पकड़ना है तो इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस करते चलेंगे, तब जाके वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा। ठीक है, इधर क्या है कि दोनों को ही ऐड कर देंगे, वो कहीं एक बीच में आके मिल जाएंगे। क्लियर है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आई, x प्लस वाई। क्या कहता है वो, दे मीट, फिर उसने बोला है इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यानी कि डिस्टेंस कितना है, सेम 80 अपॉन रिलेटिव स्पीड दोनों की x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स कैसे, तो 1 आवर क्या हुआ 1, 20 मिनट्स को कर लो किस में, आर में, तो यहां से कितना हो गया 1/3,
यानी कि ये कितना हुआ 3 + 1 4/3। तो दूसरी इक्वेशन आ गई तुम्हारी पास 80/x + y = 4/3। एक आ गई क्या 80/x - y = 8। सॉल्व कर लेंगे इसको, आराम से कर लेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 80/x - y = 8। तो यहां से ये मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 80 = 8x - 8y। क्लियर है? तो यहां से क्या होगा, वैसे भी डायरेक्टली काट देते तो भी कट जाता है, 8 कॉमन लेके काटोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 8 × 80 बराबर x - y। यानी कि पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी 80/x + y = 4/3। ठीक है, तो यहाँ था 80/x + y = 4/3। 4 से काटा 4 × 1 = 4, 4 2 × 8 20 सा, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 60 = x + y। अब इसको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं जा रहा, दोनों इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, सॉल्व कर लो फटाफट से। क्या होगा 10 = x - y और यहाँ पर आ जाएगा 60 = x + y। माइनस वाई से प्लस वाई कटा, है ना, यहां से क्या है 2x = 60 + 10 कितना आता है 70। x = 70/2 यानी कि 35। x की वैल्यू कितनी आ रही है 35। y की निकाल लो किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो, 35 में से इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगी। क्लियर है? हो जाएगा इक्वेशन, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, वरना इक्वेशन सेम बनती हैं। ठीक है, बोलो एक क्वेश्चन दूं तुम्हें सेम करने के लिए, रिलेटिव स्पीड का ही, डायरेक्शन सेम दौड़ रहे होंगे या फिर इसी तरीके से। ये लो करो इसे, बैठ के सॉल्व करके देखो इसे फटाफट और बताओ कितना आंसर आता है कमेंट में। आगे बात समझ, इसको ट्राई करो फटाफट से। अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन कराता हूं जो कि है 56 स्लाइड पे, 56 यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो डिस्टेंस के क्वेश्चन जिस टाइप के आ सकते हैं मैं इसमें करा दूंगा, और बाकी के बचे हुए हम लोग किस में करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, उसमें भी हैं क्वेश्चंस इक्वेशन सॉल्विंग की। बस हम लोगों को समझना है कि इक्वेशन बनती कैसे हैं। इसने बोला है व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजीत टेक्स 2 hours मोर देन अमित। ठीक है, पूरा काम किस में हो रहा है टाइम में हो रहा है। इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड ही वुड टेक कितना लेस 1 hour लेस देन अमित। ठीक है, तो पहले देखते हैं, लेट सपोज मैंने अजीत की जो स्पीड थी, अजीत की स्पीड मैंने ले ली x और अमित की ले ली y। क्लियर है? अब उसने बोला है कि वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, क्या डिस्टेंस में कोई चेंज है? डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया ना उसने, हर बार डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया कि नहीं? ठीक है, दे दिया। तो अगर मैं इनका टाइम निकालूं कि अजीत कितना टाइम लेता है, तो अजीत का टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अजीत कितना टाइम लेता है, अजीत लेता है 30 अपॉन अजीत की स्पीड। अजीत ने इतना टाइम लिया, उसने क्या बोला वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अजीत टेक्स 2 hours मोर देन अमित। यानी कि अजीत का टाइम ये था, वो कितने घंटे ज्यादा लेता है 2 hours अमित के टाइम से। अब अमित का टाइम कैसे निकलेगा 30, डिस्टेंस तो सेम है और अमित की स्पीड कितनी थी y। पहली इक्वेशन बन गई। देखो पूरा क्वेश्चन टाइम के रिस्पेक्ट में था, इसीलिए मैंने ये किया। क्या बोला उसने, उसने बोला कि एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अजीत जो है वो 2 hour मोर लेता है अमित से, तो अजीत कितना टाइम लेता है ये कैसे पता लगाऊं? ये पता लगाने के लिए तो किया 30/x, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम होता है। देखो तो अजीत ने डिस्टेंस चला 30, स्पीड थी x, उसने कितना टाइम ज्यादा लिया 2 hours, कितना 30/y से। ये 30/y क्या है टाइम ऑफ अमित। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट। फिर क्या बोला इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड, यानी कि अगर अजीत अपनी स्पीड को डबल कर ले। ठीक है,
अब अजीत की स्पीड क्या थी, x थी, तो अब क्या बोला उसने सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो उसने क्या कहा है कि अजीत ने अपनी स्पीड डबल कर दी, डिस्टेंस तो सेम ही रहा ना, अजीत ने अपनी स्पीड डबल कर दी, तो उसने क्या बोला, ही वुड टेक 1 hour लेस देन अमित, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, 1 hour लेस कर रहा है अमित से। अमित की कितना टाइम था, 30/y, अमित की तो स्पीड डबल नहीं की ना, नहीं, उससे 1 घंटा कम ले रहा है, हो गया। इक्वेशन सॉल्विंग हम भैया आराम से जानते हैं, उसमें हम गलती करेंगे नहीं कभी। आ गई बात समझ में, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, क्लियर है। वैसे तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि 30/y की वैल्यू निकालो और फटाफट से निकाल लो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे, देखो यहां से आ जाएगा क्या, 30/x - 2 इज इक्वल टू 30/y, और इधर क्या आ जाएगा 30/2x + 1 इज इक्वल टू 30/y। LHS RHS सेम है, LHS भी सेम हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा तुम्हारे पास 30/2x + 1 प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू 30/2x + 1 इज इक्वल टू 30/x - 2। अब इसे सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, एक तरफ इसको ले जाओ, एक तरफ इसको ले जाओ, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बोलो तो करके दिखाऊं, चलो कर ही देता हूं, कहीं अटक जाओ। तो यहां पर है 30/2x + 1 और 30/x - 2, 30/2x + 1 था ना, +1 था कि -1 था, +1 इज इक्वल टू 30/x - 2 इज इक्वल टू 30/x - 2। एक करूंगा, बाकी तुम्हें करना है, y की वैल्यू निकाल लेना। इसको इधर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30/2x - 30/x इज इक्वल टू -2 - 1, क्लियर है। यहाँ पर एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, इधर 2x है तो 30 माइनस, इधर किस चीज़ की कमी है, x के साथ 2 की, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2, यानी कि 32 × 60 बराबर -3। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे 1 है ना, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इधर, तो ये कितना हो जाएगा, -60 में से 30 गया तो माइनस के 60 में प्लस का 30 गया तो कितना आया, -30 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -3 2 × 6x, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 × 6, 6 5 × 30, x की वैल्यू आ गई 5। क्या y की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, आराम से निकाल लूंगा। किस इक्वेशन में पुट करूं, जिसमें तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें पुट कर लो, इधर पुट कर लो, इधर पुट कर लो, कहीं भी कर लो। x की वैल्यू तो निकाल ली ना, अब y की निकाल लो, क्लियर है, हो जाएगा। अब ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये देखो, ये है अगला टाइप का क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम स्पीड में ही, ठीक है। अब ये जब तक वो था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बहुत आसानी से हो जाता था। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/x और 1/y की फॉर्मेट आती है, उसको u और v मान के करते हैं। अगर आपने ये पहले कभी किया हो, स्कूलों में कराया हो, तो आसानी से समझ में आएगा, वरना मैं करके तो दिखा ही रहा हूं। देखो इसने क्या बोला है, अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड बाय कार, तो मतलब आधा ट्रेन से या फिर आधा कार से, आधा आधा इन द सेंस कुछ डिस्टेंस ट्रेन से चलेगा और कुछ कार से चलेगा। उसने क्या बोला है, इफ ही कवर्स 400 बाय ट्रेन, तो मैं क्या करता हूं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, 400 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, ठीक है, इट टेक्स हिम 6 hours and 30 minutes, ठीक है, तो वो 6 hours और 30 मिनट उसे लगते हैं। बट इफ ही ट्रेवल्स 200 बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर फिर से वही टाइम के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, हो रहा है ना, तो फिर से वही टाइम के बराबर रखेंगे। अब ये क्या है, 6 hours 30 minutes, यानी कि 6 hours और 30 minutes कितना हो जाएगा, 1/2 है ना, 6 hours + 1/2 ही तो होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया 1 आया, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 12 + 1 13/2, यानी कि
ये तो हमें पता ही है 6.5 आएगा, पर मैंने ये फ्रैक्शन में तुम्हारे लिए बनाने के लिए कर दिया है। अब उसने बोला है कि पहले वो क्या करता है, 400 किलोमीटर चलता है ट्रेन से, तो मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ ट्रेन माना x, ठीक है, और कार की मान ली y। टाइम का फॉर्मूला फिर से बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पता है ना, पहला ट्रेन से चला है तो कितना 400, स्पीड क्या थी x, प्लस बाकी के बचे हुए कितने चला 200। भाई 400 चल लिया तो रेस्ट कितना बचा, 600 में से माइनस करेंगे 400 तो 200 ही बचेगा। ये किससे चला है, y से। बन गई पहली इक्वेशन। ये क्या किया भैया आपने, कुछ नहीं किया, ये t1 था, ये t2 था, और ये टोटल टाइम था। देखो ध्यान से, पहले उसने कितना टाइम लिया ट्रेन से चलने में, फिर उसने कितना टाइम लिया किससे, कार से चलने में, इज इक्वल टू टोटल टाइम, क्योंकि टोटल टाइम तो उसने दिया था ना कि 6 आवर 30 मिनट्स लेता है, तो दोनों का टाइम मिला के इससे कर दिया। टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों के गिवन थे, स्पीड हमने मानी है एक्स और वाई। क्लियर है, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इफ ही ट्रेवल्स 200 बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, ठीक है, तो 200 ट्रेन से चला, यानी कि 200 अपॉन एक्स, ये हो गया ट्रेन से चलने का टाइम, प्लस रेस्ट बाय कार, तो बचा कितना 400 बाय वाई इज इक्वल टू कितना लेता है, ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, तो पहले वो 6.5 घंटे ले रहा था, अब 7 आवर्स ले लेगा, यानी कि 7 के बराबर हो जाएगा। हो गया। अब दिक्कत पता है क्या आती है कि ये 1/x और 1/y के फॉर्मेट में है, और तुम लोगों को यहां पर तुम लोग सोचोगे कि अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये xy बन जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1/x को u मान लेते हैं, ठीक है, और 1/y को v मान लेते हैं। लास्ट में जब हमारी u और v की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहां पुट करके x और y की निकाल लेंगे। यहां से क्या हुआ, जैसे ही तुमने इसको u माना तो यहां पर आ गया, पहली इक्वेशन को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 400u प्लस 200v इज इक्वल टू 13/2। हो गया सिंपल। देखो वही तरीका नहीं आ गया, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। दूसरे इसमें क्या हो गया 200u प्लस 400v इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन बन गई, इन्हें तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। u और v की वैल्यू निकाल लेना, जो और u और v की वैल्यू आए उनको यहां पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ होते हैं, आते हैं। अब मैं तुम्हें एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं, वो उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। शुरुआत में ही है एकदम, ये रहा, ये है भाई। देखो अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगर कभी भी तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन दिखे, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 5152y है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे जिसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो, और तुम्हें ये दिख रहा हो कि जो x का कोफिशिएंट है वही y का है और जो y का है इधर ही वो x का है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशंस हैं, इन्हें एक बार तो करते हैं ऐड और एक बार करते हैं सबट्रैक्ट। फिर इससे हमारे पास बहुत ही छोटी इक्वेशन आ जाती है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ऐड में तो साइन चेंज होते नहीं है। अब इसमें से ये कम होगा तो यहां पर आ जाएगा 276। बताओ भाई, सॉरी 276 नहीं, 226 आएगा, हाँ। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 226, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, इधर भी आएगा माइनस 226, क्योंकि सेम ही चीज है। y माइनस 226x इज इक्वल टू माइनस 226y इज इक्वल टू माइनस का 678। बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें से 226 कॉमन ले लो, 226 जैसे ही कॉमन लोगे, माइनस का 226 कॉमन लेते ही यहां पर तुम्हारे पास बचेगा x प्लस वाई बराबर माइनस का 678
माइनस से माइनस कैंसल, 226, 6 3 18 होता है, हाँ तो ये 1 और ये 3 ज़ा, डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा x प्लस वाई इज टू 3। पहली इक्वेशन आई x प्लस वाई इज टू 3, ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और दूसरी इक्वेशन है माइनस 378x माइनस प्लस है ना प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। हमें पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस चेंज होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से कितना आएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 530 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 3 और ये 5, ये भी आ जाएगा तुम्हारे पास कितना माइनस का 530y, और ये आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 530y 530x। अब यहाँ से 530 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस एक्स माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 530, 530 से 530 गया, क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशंस बन गई, इन्हें सॉल्व करने में तो बहुत आसानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है इन्हें। अब देखो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हें तो सॉल्व करना सब जानते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कट गया, यहाँ से आया 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4/2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2, y निकाल लेना, हो गया ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं आता है, एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हें इसके एक शॉर्ट डाल दूंगा जिसमें 2-4 क्वेश्चंस का पीडीएफ टाइप में मैं तुम्हें बता दूंगा कि इन्हें कर लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तब तक के लिए ओके बाय, काट दे।